नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एसएस में 13वां लेसन जो भूगोल का है, भारत स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ एक, वो चैप्टर पढ़ेंगे कि भारत का स्थान विश्व में कहाँ पर है और उसका जो भूपृष्ठ है वो किस प्रकार का है। तो हम सब जानते हैं, हम इतिहास में भी बार बार पढ़ चुके कि हमारा देश का स्थान विश्व में विशिष्ट स्थान है। भारत एक विशाल राष्ट्र की हम विस्तार की दृष्टि से देखें तो विश्व में वो 7वें नंबर पर है और भारत की जो संस्कृति है वो प्राचीन है। आबादी की दृष्टि से हम देखें तो वो विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो आबादी की दृष्टि से भी वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो जो भी हम 8वें चैप्टर में पढ़ चुके कि हमारा देश लोकशाही लोकतंत्रात्मक देश है। भारत की संस्कृति की समन्वयकारी भावना ने किसी धर्म, जाति या प्रजा को नहीं छोड़ा है। वह सबके लिए अपने दरवाजे खुले रखे कि हमने हम सब जानते कि हमारे देश की जो समृद्धि है, आर्थिक, सामाजिक और हमारी जो संस्कृति है वो देखकर विदेशी प्रजा हमारे देश में आई थी, उससे प्रभावित होकर। तो जैसे उसमें हम देखें बहुत सारी जातियाँ थी, शक, कुषाण, कश्यप, बाद में ये मुग़ल है, तुर्की है, अरब है और बाद में आए थे ये पोर्टुगीज़, पुर्तगाली है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, डच है। ये सारे लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए और सबके उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और उनमें से एक नई संस्कृति का जो जन्म हुआ। तो इसीलिए हमारी संस्कृति विविधता सब पर है। उसी तरह हम देखें कि हमने सभी विदेशी प्रजा को भारत ने अपने द्वार खुले रखे और सबका स्वागत किया, सबको हमारे देश में आने दिया और सबको अपने अंदर समा लिया। तो सभी सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति समभाव की भावना ये हमारी लाक्षणिकता है कि ये भावना थी हमारे अंदर सर्वधर्म, क्योंकि मुस्लिम लोग भी आए, पारसी भी आए, ख्रिस्ती भी आए, अंग्रेज ख्रिस्ती ही थे ना। तो सबको हमारे देश ने स्वीकार किया और अपने देश के अंदर स्थान दिया। तो उसके कारण हमारी संस्कृति का जो समन्वय हुआ है विविधकारी। अभी हम हमारे देश में देखें कि बहुत सारी प्राकृतिक मुसीबतें, जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी आता है, तूफान आता है, ऐसी बहुत सारी अकाल पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं प्राकृतिक और मानव सर्जित। देखें तो हम आए दिन देखें कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमले होते रहे, हमारे देश में ही कई बार दो धर्म के बीच दंगे होते हैं, कई बार औद्योगिक बड़ी दुर्घटना होती है, आगजनी होती है। फिर भी ये अनेक मुसीबतों को झेलने, ऐसी मानव सर्जित अनेक मुसीबतों को झेलने के बाद हमारे देश ने प्रगति और विकास अविरत ढंग से चालू रखा है। आप सब देखते हैं कि कितनी भी मुसीबत आती है उसका सामना करता है। आज हम देखें कि हमारे देश में ये प्राकृतिक मुसीबत आई है, कोरोना की जो महामारी है वो प्राकृतिक मुसीबत ही है। तो उसका सामना करके भी हमारा देश जो मतलब विकास की जो प्रक्रिया है वो तो कर ही रहा है। उसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो उसको हम देखेंगे, भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत का स्थान, आकार और विस्तार। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत हम देखें तो उत्तर गोलार्ध में, यहाँ पर हमको विश्व का पृथ्वी का गोला दिया हुआ है। तो ये जो पृथ्वी का गोला है उसी में सात महा पूरी आप सब जानते हो, 5वीं 6ठी से भी पढ़कर आए कि पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। वो 7 यहाँ बताए हुए हैं। ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। और 4 महासागर है, आपकी जानकारी के लिए वो भी बता दूँ तो ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है हमारे भारत देश के नीचे जो है वो, और चौथा महासागर यहाँ पर ऊपर है आर्कटिक महासागर। तो पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 4 महासागर आए हुए हैं। अभी उसी में हम देखें
कि यहाँ पर जो ये टुटक टुटक रेखा है 0 अंश, वो विषुववृत्त है। आप वो भी पढ़कर आए, छठी में आई थिंक या सातवीं में आता है विषुववृत्त। पृथ्वी पर 3 वृत्त आए हुए हैं। विषुववृत्त यहाँ 60 पर कर्कवृत्त है और यहाँ 60 के नीचे मकर वृत्त है। अभी ये जो विषुववृत्त है उससे पृथ्वी के 2 बराबर के हिस्से होते हैं। टुटक टुटक रेखा से देखो ऊपर का और नीचे का हिस्सा दोनों समान है। पृथ्वी के 2 भाग होते हैं। तो ऊपर का भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे का ये टुटक रेखा से नीचे का जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का वो दक्षिणी गोलार्ध है और यहाँ से ऊपर का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है। तो हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में आया हुआ आप देख सकते हैं। टुटक रेखा से ऊपर ये एशिया महाद्वीप, पहले तो वो एशिया महाद्वीप में आया हुआ, ये एशिया महाद्वीप रहा, उसमें ये भारत जो सफ़ेद रंग का रहा। तो एशिया महाद्वीप में भारत एशिया की दक्षिण दिशा में है। ये स्थान आप याद रखना। एशिया की कई बार 9वीं में आने के बाद भी ये चीज़ पता नहीं होती है। एशिया की दक्षिण दिशा में आया हुआ है और वो देखे तो उत्तर गोलार्ध में, तो देखो विषुववृत्त की ये टुटक रेखा के जो ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध है उसमें है, इसीलिए वो उत्तरी गोलार्ध में आया हुआ है। अभी हम भारत का जो मुख्य भूमिखंड का फैलाव है वो 8 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। ये सारा मैं बाद में आपको नक्शे में बताती हूँ, पर पहले एक बार ये पढ़ा लेती हूँ। अक्षांश ये भी आप पढ़कर आए, फिर भी उसकी एक बार बात कर लेंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो ये पृथ्वी पर जो ये आड़ी खींची हुई जो रेखाएं हैं उसको अक्षांश कहते हैं, वो काल्पनिक रेखाएं। तो पृथ्वी के गोले पर जो आड़ी रेखाएं हैं उसको अक्षांश कहते हैं। और तो 8.4 से बाद में मैंने वो नक्शे में बताऊंगी। और कितने देशांतरों के बीच भारत का स्थान, देशांतरों के बीच, तो पृथ्वी की देशांतर किसे कहेंगे, तो पृथ्वी की रेखा पर ये जो खड़ी लाइनें हैं अर्धगोलाकार उसको देशांतर कहते हैं, याद रखना। ये अर्धगोलाकार जो लाइनें हैं खड़ी उसको देशांतर कहते हैं। और भारत के मध्य में से कर्कवृत्त प्रसार होता है जो 23.30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अभी एक कर्कवृत्त से 2 भाग विभाजित होते हैं। ऊपर का भाग जो है तो पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है और कर्कवृत्त से नीचे और पूर्व पश्चिम में जो भाग फैला हुआ है वहाँ मैदानी प्रदेश है और हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। और कर्कवृत्त के नीचे का जो भाग दक्षिण की ओर है वो त्रिभुजाकार है और उसके दक्षिण की ओर संकरा है और वह मुख्य रूप से द्वीपकल्पीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तो उसको द्वीपकल्पीय मैंने पहले भी शब्द आया होगा तो बताया होगा। द्वीपकल्पीय प्रदेश इसीलिए कहते हैं कि तीनों ओर पानी है, वो मैं बाद में नक्शे में बताती हूँ। और पठारी प्रदेश इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर जो बीच का भाग है वो पठारी प्रदेश। अभी पठारी प्रदेश भी आप पढ़कर आए, पर किसे कहेंगे, तो मैं आज तक सुना है ज़्यादातर बच्चे बोलते कि जो पर्वत होते हैं उसको नहीं, पर्वत है उसको पठारी प्रदेश नहीं कहेंगे। पर कोई भी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से नापी जाती है और समुद्र तल से जो भी प्रदेश की ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर अधिक होती है उसको पठारी प्रदेश कहते हैं। रियल में वो सपाट मैदानी एरिया ही है, पर रियल में वो ऊंचाई पर है, पर्वत का इलाका नहीं है, सपाट प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, पर वो समुद्र तल की ऊंचाई से 700 मीटर तक की ऊंचाई पर। कभी आप सापुतारा गए हो तो वो भी एक इस तरह का ही प्रदेश है। बाद में बेंगलुरु जो है वो भी एक ऐसा ही पठारी प्रदेश है। अभी हम उसको नक्शे में ही अभी यहाँ देखो हमने जो चीज़ देखी कि भारत का जो भूमिखंड का फैलाव है 8.4 अंश से अक्षांश लेको ये सारे आड़ी रेखाएं अक्षांश से 37.6 जो 8.4 यहाँ 8 अंश आप दिया हुआ है, तो यहाँ से 8.4 से भारत का जो फैलाव है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर 36 की अक्षांश दिया हुआ है। पूरे देखो ये आड़ी रेखाएं अक्षांश की दी हुई है, तो 37 है, तो यहाँ 37.6 अंश तक उसका फैलाव है। अभी हम देशांतर देखें तो 68.7 यहाँ ऊपर देखो 60 एक देशांतर की खड़ी रेखा है, बाद में 72 की खड़ी रेखा है, वो देशांतर है।
तो हम देशांतर में भारत का स्थान देखें पूरी पृथ्वी पर तो 68.68 से लेकर ये पूरा जो ये सारे देशांतर रेखाएं खड़ी वहाँ से भारत का फैलाव, यहाँ ऊपर देखो ये 96 देशांतर की रेखा है, वहाँ से थोड़ा आगे, इसीलिए 97 अंश 25 अंश के बीच ये भारत का फैलाव है। तो इस प्रकार भी हम देखें तो हम उसका अंतर भी देखें तो उत्तर से दक्षिण तक उसका जो अंतर है भारत का, यहाँ हम देखें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका अंतर देखें तो 3214 किलोमीटर है। और यहाँ पर हम ये यहाँ से असम मेघालय से देखें गुजरात तक उसका जो अंतर देखें तो 2933 किलोमीटर का अंतर है, 1 किलोमीटर में अंतर है। यहाँ पर हमने उसका स्थान देखा, यहाँ अक्षांशों के बीच देखा और ये देशांतरों के बीच उसका स्थान देखा। और किलोमीटर में देखें तो उत्तर दक्षिण उसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम उसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। अभी हमने देखा कि भारत के बीच में से एक कर्कवृत्त पसार होता है, तो आप भी नक्शा 8वीं 7वीं में भरा होगा तो बीच में जो टूटक टूटक रेखा है यहाँ गुजरात में कच्छ में से लेकर मध्य प्रदेश से होकर जो गुजरती है रेखा ये कर्कवृत्त 23.50 अंश पर आई हुई है, ये याद रखना नक्शे में। तो एक और ऐसे उसको ले ये 23.5 अंश पर ये कर्कवृत्त रेखा है। तो उससे भारत के दो भाग पड़ते हैं, ऊपर का जो भाग है तो उसकी लंबाई जो है वो पूर्व और पश्चिम अधिक है, ये पूर्व भाग और ये पश्चिम भाग। तो उसमें हम देखें कि यहाँ पर आया हुआ है बिहार है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पंजाब हरियाणा, तो ये सारा मैदानी इलाका है क्योंकि यहाँ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के मैदान है, तो यहाँ मैदानी विस्तार है। और यहाँ ये भारत और ये नेपाल की सरहद पर हिमालय की पर्वतमाला है, तो ये पूर्व से पश्चिम में ये आया हुआ है। अभी ये नीचे का जो भाग है कर्कवृत्त से नीचे का दक्षिण का भाग, तो ये दक्षिण का भाग आप देखो, ये कर्कवृत्त से दक्षिण का भाग उसका आकार उल्टा त्रिभुज जैसा है, ये उल्टा त्रिभुजाकार है कि नहीं ऐसा। तो उसमें हम देखें तो यहाँ पर ये दक्षिण में जाकर ये भाग संकरा होता है ना, संकरा ये दक्षिण में जाकर, और उसको द्वीपकल्पीय प्रदेश कहते हैं क्योंकि ये तीनों और पानी है। यहाँ पर देखो बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है और यहाँ पर अरब सागर है, तीनों और पानी होने के कारण उसको द्वीपकल्पीय प्रदेश कहते हैं। बाद में उसको पठारी प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ बीच का जो भाग है वो पठारी प्रदेश है, और वो मैंने आपको बताया कि पठारी प्रदेश इसलिए कहते हैं कि वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 600 मीटर से भी अधिक है और वो सपाट मैदान प्रदेश है, कोई पर्वतीय इलाका नहीं, इसीलिए उसको पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय प्रदेश भी कहते हैं दक्षिण का भाग जो है उसको। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ये उतने में जितने एमसीक्यूज बने वो बना लेना।